नमस्कार। आप सभी लोगों का पाटलिपुत्र जीके जीएस क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग भूपटल की उत्पत्ति के बारे में चर्चा करने वाले हैं। भूपटल की उत्पत्ति से पहले हम लोग पृथ्वी की उत्पत्ति और पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित भी 2 लेक्चर लिए हुए हैं। तो भूपटल की उत्पत्ति एवं विकास की प्रक्रिया को समझने से पहले पीछे का लेक्चर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में एक छोटा सा शॉर्ट रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अर्थ पृथ्वी की भूगर्भिक दशाओं से है और पृथ्वी की भूगर्भिक दशाओं के अध्ययन के लिए इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला परंपरागत विचार और दूसरा भूकंपीय तरंगों पर आधारित विचार। परंपरागत विचार के अंतर्गत कई विद्वानों ने कार्य किए हैं। इस दिशा में स्वेस महोदय, आर्थर होम्स महोदय, वांडर ग्रांट और पील लेक का कार्य महत्वपूर्ण है। स्वेस महोदय ने पृथ्वी को 3 संकेंद्रीय वलय पेटियों में विभाजित किए हैं, जिनमें सियाल, सीमा और नीफे है। आर्थर होम्स ने पृथ्वी को 4 आंतरिक भागों में विभाजित किया है, जिसमें सियाल, सीमा, सीफे और नीफे है, जबकि वांडर ग्रांट ने 4 भागों में आउटर सिलिकेट जोन, इनर सिलिकेट जोन, ट्रांजिशनल जोन और मेटालिक जोन में विभाजित किया है। जबकि पील लेक महोदय ने इन्हें 5 भागों में विभाजित किया है, जिसमें पहला है परतदार चट्टानों के स्तर, ग्रेनिटिक स्तर, बेसाल्टिक स्तर, अधिक घनत्व के चट्टानों का स्तर और अंत में कोर स्तर। इसके बाद भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया गया था और इस दिशा में हैरिस महोदय ने महत्वपूर्ण कार्य किए थे। हैरिस महोदय ने 1971 में PSL, P स्टार, S स्टार, PG और SG भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन किया था। हैरिस महोदय ने इन भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा था। प्रथम क्रस्ट या भूपटल, दूसरा मेंटल और तीसरा क्रोड। क्रस्ट या भूपटल को पुनः 2 भागों में बांटा गया था, एक महाद्वीपीय भूपटल और दूसरा महासागरीय भूपटल। महाद्वीपीय भूपटल की औसत मोटाई 35 किलोमीटर है और इसमें PG और SG तरंगें चलती है और इसका घनत्व 2.5 है। जबकि महासागरीय भूपटल की औसत मोटाई 5 किलोमीटर है। इसमें P स्टार और S स्टार तरंगें चलती है। इसका घनत्व 2.87 है। मेंटल को भी पुनः 2 भागों में बांटा गया है, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। ऊपरी मेंटल की मोटाई 35 किलोमीटर से लेकर के 1050 किलोमीटर और निचली मेंटल की मोटाई 1050 से लेकर के 2900 किलोमीटर के बीच है। ऊपरी मेंटल में मुख्यतः P स्टार और S स्टार और निचली मेंटल में P और S तरंगें चलती है। ऊपरी मेंटल का घनत्व 3.3 से 4.0 के बीच है, जबकि निचली मेंटल का घनत्व 9.7 है। पुनः क्रोड को भी 2 भागों में बांटा गया है, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। बाह्य क्रोड 2900 से 5100 किलोमीटर के बीच है, जबकि आंतरिक क्रोड 5100 से लेकर 6371 किलोमीटर के बीच है। बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड दोनों में P तरंगें चलती है, अर्थात केवल क्रोड में P तरंगें चलती है, S तरंगें नहीं चल पाती। चूँकि
बाह्य क्रोड एक तरल अवस्था में है और एस तरंगें तरल अवस्था में नहीं जा पाती है। बाह्य क्रोड का घनत्व 11 और आंतरिक क्रोड का घनत्व 11 से 13.5 के बीच है। और इस प्रकार हैरिस महोदय ने भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन किया था, जिसमें पहला क्रस्ट 0 से 35 किलोमीटर, मेंटल 35 से 2900 किलोमीटर और क्रोड 2900 से 6371 किलोमीटर के बीच। इसकी चर्चा हम लोग पिछले कक्षा में किए थे। इसके साथ ही 3 असंबद्ध क्षेत्र भी थे। पहला मोह असंबद्धता जो 35 किलोमीटर के बीच पाया जाता है, पुनः गुटेन वाई चर्ट जो 2900 किलोमीटर के बीच पाया जाता है, और तीसरा है लेहमैन असंबद्धता जो 5100 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। इसके बाद हम लोग भूपटल की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में चर्चा करेंगे। और भूपटल की उत्पत्ति और विकास के संबंध में समझने से पहले हम लोग इस संबंध में कुछ विद्वानों ने विचार दिए हैं, उनके बारे में जानते हैं। इस संबंध में कैल्विन महोदय ने, सोलास महोदय ने, चैम्बरलेन, जेम्स जीन्स एवं जेफरीज, लोथियन ग्रीन, लिपबर्ट एवं लव, वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, इन सभी विद्वानों और सिद्धांत के द्वारा जो है भूपटल की उत्पत्ति एवं विकास की प्रक्रिया को समझने का प्रयास किया जाएगा और इसमें कौन से सिद्धांत सर्वाधिक मान्यता प्राप्त हैं और किस निष्कर्ष पर पहुंचा जाए इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं भूपटल की उत्पत्ति एवं विकास के संदर्भ में। भूपटल मुख्यतः पृथ्वी के ठोस बाह्य परत को कहा जाता है। ये सामान्यतः क्रस्ट या भूपटल एक ही नाम से जाने जाते हैं। जिस प्रकार मानव का शरीर कोशिकाओं का बना होता है, उसी प्रकार भूपटल तत्वों का बना होता है। मानव का शरीर जिस प्रकार कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से अंग तंत्र एवं अंग तंत्र से शरीर का निर्माण होता है, उसी प्रकार तत्व से खनिज, खनिज से चट्टान और चट्टान से भूपटल और भूपटल से पृथ्वी का निर्माण होता है। सामान्यतः भूपटल दो प्रकार के होते हैं, महाद्वीपीय भूपटल और महासागरीय भूपटल। महाद्वीपीय भूपटल की मोटाई 35 किलोमीटर, औसत मोटाई 35 किलोमीटर और महासागरीय भूपटल की औसत मोटाई 5 किलोमीटर होती है। लेकिन ये कहीं कहीं पर जो है 100 किलोमीटर की मोटाई तक पाए जाते हैं। भूपटल की उत्पत्ति एवं विकास की प्रक्रिया का संबंध पृथ्वी के क्रमिक रूप से ठंडे होने से जुड़ा हुआ है और पृथ्वी के ठंडे होने का मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ है। पृथ्वी के उत्पत्ति के संबंध में कई सिद्धांत दिए गए हैं, लेकिन सामान्यतः सभी सिद्धांतों में यह माना गया है कि पृथ्वी ब्रह्मांडीय पदार्थ का वह समूह है जो गुरुत्वाकर्षण
केंद्र के चारों तरफ एक पिंड के रूप में कार्य करता है। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि पृथ्वी प्रारंभ में गैसीय अवस्था में थी और धीरे धीरे ऊर्जा ह्रास के कारण जो है इसका ऊपरी भाग कठोर हो गया और इसे भूपटल या क्रस्ट कहते हैं। ऊर्जा ह्रास की वर्तमान दर 2.4 गुना 10⁻24 कैलोरी है और इसका प्रमाण यह है कि पृथ्वी के धरातल पर से अंदर जाने पर प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर तापमान में 1 डिग्री की वृद्धि होती जाती है। भूपटल की मोटाई में पर्याप्त असमानता है। कहीं पर महाद्वीपीय भूपटल की मोटाई 35 किलोमीटर और महासागरीय भूपटल की मोटाई 5 किलोमीटर है। कहीं कहीं पर भूपटल की मोटाई 100 किलोमीटर तक पाई जाती है। भूपटल की मोटाई की यही असमानता भूगोलवेत्ताओं के बीच अध्ययन का कारण बना है। इस संदर्भ में कई विद्वानों के द्वारा कई मत दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला नाम केल्विन महोदय का आता है। केल्विन महोदय के अनुसार पृथ्वी ठंडा होने के क्रम में जो है इसके ऊपरी भाग में संकुचन की क्रिया हुई और इससे कम घनत्व के चट्टानों में फैलाव हुआ और अधिक घनत्व के चट्टानों में संकुचन हुआ, जिससे कम घनत्व के चट्टानों से महाद्वीपीय भूपटल का विकास हुआ तथा अधिक घनत्व के चट्टानों से महासागरीय भूपटल का विकास हुआ। पुनः सोलास महोदय ने विचार दिए। सोलास महोदय का मानना है कि भूपटल में मोटाई की असमानता का मूल कारण ब्रह्मांडीय दबाव में असमानता का परिणाम है। उन्होंने बताया कि जहाँ पे दबाव कम था वहाँ पर मोटे भूपटल और जहाँ पे दबाव अधिक था वहाँ पर पतले भूपटल का निर्माण हुआ है। अगला विचार चैम्बरलिन महोदय का है। चैम्बरलिन महोदय का मानना है कि ब्रह्मांडीय पदार्थों के असमान वितरण के कारण महाद्वीपीय भूपटल और महासागरीय भूपटल का निर्माण हुआ है। जबकि लोथियन ग्रीन महोदय ने चतुष्फलक सिद्धांत दिया है। इनके अनुसार 4 समबाहु त्रिभुज एक जगह पर मिलते हैं और इसके उठे हुए भाग पर महाद्वीप और निचले भाग पर महासागर का विकास हुआ है। जेम्स जीन और जेफरीज महोदय ने आगे बताए हैं कि पृथ्वी घूर्णन के क्रम में स्थिरता को प्राप्त करने में नाशपाती के आकार का हो गया और इसके उठे हुए भाग पर महाद्वीप और दबे हुए भाग पर महासागरीय भूपटल का निर्माण हुआ। अगला विचार लेपवर्थ और लव महोदय का है। इन्होंने बताया कि पृथ्वी ठंडा होने के क्रम में इसके क्रस्ट में संकुचन की क्रिया हुई और जिसके कारण पृथ्वी पर वलन का प्रभाव बढ़ा और वलन के क्रम में इसका ऊपरी भाग महाद्वीप और निम्न भाग जो है वह महासागर बना। पुनः अगला महत्वपूर्ण विचार वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है, जिसकी हम चर्चा करते हैं। वेगनर महोदय ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के द्वारा
प्लेटों की भूपटल की मोटाई को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। वेगनर महोदय ने यह माना कि हल्के घनत्व से निर्मित शियालिक चट्टान अर्थात महाद्वीपीय चट्टान अधिक घनत्व से निर्मित सीमा के ऊपर प्रवाहित होते हैं। वेगनर महोदय ने यह माना कि प्रारंभिक काल में पृथ्वी के स्थलीय भाग को उन्होंने पेंजिया कहा था और जलीय भाग को पेंथालासा कहा था। पुनः आंतरिक क्रिया के कारण पेंजिया में विभाजन हुआ था। पेंजिया का विभाजन अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में हुआ था। पुनः अंगारा लैंड का विभाजन उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया में हुआ था, जबकि गोंडवाना लैंड का विभाजन दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप और मेडागास्कर में हुआ था। और इन महाद्वीपों के निर्माण के क्रम में ये एक दूसरे से अलग हुए और इसी से महाद्वीप और महासागर का निर्माण हुआ। लेकिन भूपटल की उत्पत्ति के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण विचार प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है। आधुनिक समय में प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो एक ही साथ कई भूगर्भिक घटनाओं को स्पष्ट करता है। यह सिद्धांत किसी एक व्यक्ति के द्वारा न देकर के कई विद्वानों का सामूहिक प्रयास है। इस दिशा में सबसे पहला कार्य हेरिस महोदय के द्वारा किया गया। पुनः मॉर्गन, विल्सन, पार्कर और मैकेंजी के द्वारा इस दिशा में कार्य किए गए। यह सिद्धांत मूलतः 3 मान्यताओं पर आधारित है। पहला यह कि भूपटल प्लेट से निर्मित है। दूसरा, सभी प्लेट दुर्बल मंडल पर प्रवाहित है। और तीसरा, सभी प्लेट एक दूसरे के परिप्रेक्ष्य में प्रवाहित हैं। प्लेट विवर्तनिक के सिद्धांत में प्लेटों की उत्पत्ति एवं विकास की प्रक्रिया पृथ्वी के क्रमिक रूप से ठंडे होने से बताया गया है। और पृथ्वी के ठंडे होने से पृथ्वी के बाह्य भाग से ऊर्जा ह्रास के कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊर्जा चक्र की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिसे आर्थर होम्स महोदय ने संवहन तरंग कहा है। ये संवहन तरंग इतने शक्तिशाली होते हैं कि प्लेटों में गति ला देते हैं। ये प्लेटों को एक दूसरे से अलग करते हैं, एक दूसरे के पास लाते हैं और एक दूसरे से रगड़ कराते हैं। और इसी प्लेटों में गति के कारण 3 सीमाएं बनती हैं: अपसरण सीमा, अभिसरण सीमा और संरक्षित सीमा। अपसरण सीमा के क्षेत्र में प्लेट एक दूसरे से दूर जाते हैं। अपसरण सीमा के क्षेत्र में प्लेट एक दूसरे से दूर जाते हैं, जिसके कारण आंतरिक मैग्मा बाहर निकल करके भूपटल का निर्माण करते हैं और इस प्रकार नवीन भूपटल का निर्माण होता है। महासागरों की तली पर बेसाल्टिक चट्टानों का पाया जाना इसका प्रमाण है। यद्यपि अपसरण के क्षेत्र में आंतरिक भाग का मैग्मा ऊपर आकर के भूपटल का निर्माण करता है, लेकिन फिर भी पृथ्वी की परिधि में कोई वृद्धि नहीं होती है। इसका मूल कारण यह है कि अभिसरण के क्षेत्र में प्लेट जब एक दूसरे से टकराते हैं
तो भारी प्लेटों का विनाश होता है और पृथ्वी का परिधि जो है वह संतुलित रहता है, अर्थात पृथ्वी की परिधि में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। और इस प्रकार इस सिद्धांत को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। पुनः मिलते हैं महाद्वीपीय विस्थापन के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।